जबरदस्त न्यूज नाउ में आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। आज न्यूज नाउ में सबसे पहले आपको दिखाएंगे यूपी की राजनीति में उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव के योगी सरकार पर लगाए आरोपों पर बीजेपी ने कैसे किया पलटवार। वहीं दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के केदारनाथ धाम ट्रस्ट पर लगाए गए आरोपों के बीच क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नजर विधानसभा के उपचुनाव पर है। बीजेपी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर हार के गम को भुलाना चाहती है। इसके लिए सत्ता से लेकर संगठन तक रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन इस बीच विपक्ष लगातार बीजेपी पर आपसी कलह का आरोप लगाकर घेरने में जुटा हुआ है। बीजेपी भी विपक्ष के आरोपों पर लगातार पलटवार कर रही है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सभी दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। बीजेपी भी उपचुनाव में सभी सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी इन दिनों आंतरिक कलह के आरोपों का सामना भी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। एक महिला न्याय मांगने गई और उसने आत्महत्या कर ली। वहाँ की पुलिस, स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा था? विधायक आरोप लगा रहे, मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब ये है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है। ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी, वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हैं प्रदेश की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि दलाली हो रही है और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। आप सोचिए, खबर ये आ रही है कि महिला ने अपने ऊपर जिंदा आग लगा करके जान दी। जिंदा है कि एक्सपायर हो गई? आप सोचिए, आप लोग खुद सोचिए कि एक महिला अपना न्याय मांगने गई और उसने आत्मदाह कर दिया। और थाने में पुलिस वहां थी, प्रशासन क्या कर रहा था? और इनके विधायक खुद आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं दलाली हो रही है। तो सवाल ये, जनता ये भी तो सुनना चाहेगी या जानना चाहेगी कि अगर मुख्यमंत्री महसूस कर रहे हैं कि दलाली हो रही है, तो जो दलाली कर रहे हैं उन पर कार्रवाई क्या करनी है? वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के केशव प्रसाद मौर्य को लेकर किए गए तंज पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने पोस्ट पर लिखा, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है।
सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। कांग्रेस ने भी उठाए सवाल। वहीं शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर प्रदेश की योगी सरकार के फैसलों को स्थगित करने पर भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ये केवल उपचुनावों को देखते हुए किया गया है और बाद में इस फैसले को वापस लिया जाएगा। ये तो मैंने ही कल मैंने ट्वीट कर दिया था कि ये जो पूरा पंतनगर, ये रहीम नगर, अबरार नगर, ये जितने भी स्टे हुए हैं रोका इन्होंने, ये केवल उपचुनाव के डर के मारे रोका है। अध्यापकों को जो इनका जो डिजिटल अटेंडेंस था उसको रोका है, स्थगित किया है। सोचिए स्थगित, अरे निरस्त करिए ना, आप इन चीज़ों को निरस्त करिए। स्थगित क्यों कर रहे हैं? स्थगित में मतलब लगता है दाल में काला है। ये पूरा उपचुनाव के मद्देनजर ये सारे निर्णय हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से घबराहट परेशान है। और ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया मोदी सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया। अभी फिर किसी एक एमएलसी ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में, इनके खुद के एमएलसी हैं गोरखपुर के। अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। तो मैं समझता हूं कि ये अब कोई भी चुनाव, आने वाला समय कोई चुनाव ये जीत नहीं सकते, क्योंकि जनता अब इनको पेपर लीक वाली सरकार और बुलडोजर वाली सरकार, केवल गिराने डिस्ट्रक्टिव वाली सरकार इनको मानती है। केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष को दिया जवाब। इधर बीजेपी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा है वाले पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री ए बीजेपी नेता BL वर्मा ने कहा, मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। संगठन का काम संगठन करता है और सरकारी काम सरकार करती है। प्रदेश कार्य समिति एक हमारा संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं उसका हिस्सा है। जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति, और मैं कह सकता हूँ संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है तो केवल और केवल भाजपा में है। और भाजपा का ही निष्ठावान दिलकुल कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। तब मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में इस पर चर्चा अलग से होती है, लेकिन अपने प्रदेश कार्य समिति में पिछले कामों की समीक्षा भी होती है। साथ ही साथ राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं के, मुख्यमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन मिला है। हम जो भी पार्टी आदेश करेगी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, चिंतन मंथन तो निश्चित होता ही है। जब हम परिणाम आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं, और परिणाम हमारे अपेक्षा के रूप नहीं आते तब भी चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने के बाद में 2027 हमारा लक्ष्य होगा। अब चुनाव चाहे उपचुनाव होंगे या आम चुनाव होंगे, उसमें भाजपा का परचम पूरी तरह से कराए। और जहाँ तक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी, इसका नाम तो समाजवादी है, ये पार्टी पूरी तरह से परिवारवादी है। और पूरे उस समाज में से, जिस समाज से अखिलेश यादव आते हैं, उस समाज के लिए भी एक सांसद का टिकट नहीं दे पाए। टिकट दिए हैं तो उन्होंने केवल अपने परिवार के 5 टिकट दिए हैं। तब मैं कह सकता हूँ ये समाजवादी परिवारवादी पार्टी है और देश और प्रदेश की जनता भी देख रही है और उनके समाज के लोगों ने भी देखा है कि हम लोगों ठगने का काम किया है। और हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं। अगर काम नहीं किया तो विकास कैसे हुआ? सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अंदरूनी कलह वाले आरोप प्रदेश सरकार में मंत्री और बीजेपी गठबंधन में साथी डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अगर काम नहीं हो रहा होता तो उत्तर प्रदेश में विकास कैसे होता? अब उसके बारे में तो उन्हीं से पूछा जाए तो बेहतर किन परिस्थितियों में उन्होंने लिखा है। लेकिन आज के दिन हम लोग पॉलिटिकल लीडर और टीचर हैं, और टीचर और पॉलिटिकल टीचर होने के नाते नई पीढ़ी को लोकतंत्र के बारे में बताना आवश्यक है कि देश कानून और संविधान चलता है और वो सरकार चलाती है और सरकार को पार्टी चलाती है, और पार्टी बिना संगठन के शक्ति के पार्टी खड़ा सरकार बना ही नहीं सकती है। तो संगठन कार्यकर्ता होता है। ये तो सबको नई पीढ़ी को बताना ही पड़ेगा कि सर्वोपर जो है वो कार्यकर्ता जमीन पर है, भाग विधाता गाँव में रहता है, विचारधारा वो लेके जाता है। ये तो सार्वभौमिक है। टाइमिंग से जोड़ा जा रहा है कि कई काफ़ी ज़्यादा बीते दिनों कुछ विधायकों ने विरोध किया, किसी ने बताया कार्यप्रणाली में फर्क है, कार्यप्रणाली को बेहतर होना चाहिए। उसी क्रम में केशव मौर्य के बयान को देखा कि नामौजूदगी उसी में देखी जा रही है। नहीं, नामौजूदगी तमाम ढेर सारे मंत्री नहीं थे। अब जिसके बड़ा मंत्रालय है, बड़ा काम है, तो विकास के, प्रदेश के विकास के पथ के
पहिए के रोक कर नहीं न काम किया जाएगा तो उनके काम अभी कई ऐसे मंत्री थे, राजभर भाई नहीं थे। आज के दिन में हमारे विपक्ष के पास बयानबाजी का नाम कुछ बचता नहीं। अपने वो झूठ जो है, भ्रम झूठ, लोगों को दहशत फैला, संविधान बदल जाएगा, आरक्षण, तो जो जातियां आरक्षण से ज़्यादा लाभ ले चुकी थी उनके अंदर भय पैदा किया। जो आरक्षण का फायदा नहीं लिया तो वो काहे डरेगा। तो ऐसी जातियों कि वो छुपा रहे इन लोगों का भ्रमजाल, जिस कारण से तो इस बता दें कि बीजेपी की हाल ही में यूपी में कार्य समिति की बैठक हुई थी। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे थे। इस दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान पर पार्टी ने मंथन किया था। अब सूत्रों की माने तो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी करीब 1 घंटे मुलाकात की है। वहीं अब आगे यूपी में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के लिए विपक्ष की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात है कि हाल ही में हुए उपचुनावों में इंडिया गठबंधन का जबरदस्त प्रदर्शन रहा था और बीजेपी को इन चुनावों में भी निराशाजनक परिणाम हासिल हुए थे। बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ धाम के गर्भगृह में लगे सोने का मुद्दा एक बार फिर से उठाकर नई बहस छेड़ दी है। शंकराचार्य के आरोपों पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बयान सामने आया है। उन्होंने खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कई सवाल उठा दिए हैं। अजेंद्र ने शंकराचार्य को इस मामले में चुनौती भी दे डाली। वहीं इस मामले पर सीएम धामी ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को चुनौती। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में लगे सोने का मुद्दा एक बार फिर विवादों में आ गया है। बद्रिकाश्रम ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए केदारनाथ धाम में बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगाया था, जिस पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर का ना तो उत्तराखंड से कोई लेना देना है और ना ही केदारनाथ धाम से उसका कोई संबंध है। देखिए, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ साधु संतों ने, कुछ जनप्रतिनिधिगणों ने अनुरोध किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी एक धार्मिक कार्यक्रम के नाते इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है। धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वह दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा कि जितनी वो प्रेस वार्ता करते हैं उतनी तो कोई राजनेता भी नहीं करता। अजेंद्र अजय ने बताया कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने में प्रदेश सरकार और मंदिर समिति का कोई योगदान नहीं है। देखिए, एक संत के रूप में मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का बेहद सम्मान करता हूँ, किंतु आप भी जानते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की सुबह शाम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद राजनेता भी नहीं करते होंगे जितने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। और विवादों को खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में रहना स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की फितरत में शामिल है। उन्होंने केदारनाथ जी को लेकर के, केदारनाथ धाम में सोने के गायब होने को लेकर के जो बयान दिया है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से अनुरोध भी करना चाहता हूं और उनको चैलेंज भी करना चाहता हूं कि वो तथ्य लाएं सामने, साक्ष्य लाएं
और उसके साथ में वो सक्षम अथॉरिटी के समक्ष जाएं और सक्षम अथॉरिटी के सामने तथ्य प्रस्तुत करें, जांच के लिए मांग करें और अगर उनको किसी सक्षम अथॉरिटी पर भरोसा नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, जनहित याचिका दाखिल करें और उसके जांच की मांग करें अगर उनके पास वास्तव में किसी प्रकार के कोई साक्ष्य हैं। और नहीं तो बेवजह किसी प्रकार के विवाद खड़ा करना, केदारनाथ जैसे धाम पे की गरिमा को और उसके जो महत्ता है उसको ठेस पहुंचाने का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। और केवल विरोध करने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए और कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे हमने पूर्व में भी जब ये विवाद उठा था तब भी हमने स्पष्ट किया था कि केदारनाथ धाम में जो गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराया गया है उसमें बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई लेना देना रहा है उस मामले में। गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराने का जो कार्य किया गया है वो मुंबई के एक दानी दाता हैं उनके द्वारा किया गया और उन्होंने अपने ज्वेलर्स के माध्यम से ही कार्य संपादित कराया। मंदिर समिति ने ना ही सोना खरीदा और ना ही उन्होंने मंदिर समिति को सोना दिया है। उन्होंने स्वयं के माध्यम से, स्वयं के कारीगरों के माध्यम, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से कार्य संपादित कराया। और उनके बारे में, उन दानी दाता के बारे में यह भी कहना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उन्होंने देश के तमाम मंदिरों में स्वर्ण के कार्य कराए हैं। उनमें काशी विश्वनाथ से लेकर सोमनाथ से लेकर के मुंबई के सिद्धि विनायक से लेकर के अयोध्या में राम मंदिर में और इससे पूर्व उन्होंने 2005 में बद्रीनाथ में भी ये कार्य कराया था। और वो एक बहुत बड़े दानी हैं और इस प्रकार के घटनाक्रमों से, इस प्रकार के आरोपों से जो हमारे दानी दाता हैं, जो हिंदू धर्म को संवर्धन और संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जो धार्मिक संस्थाओं को इस प्रकार का दान देते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य ने उठाए थे सवाल। दरअसल शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरोप लगाया था कि केदारनाथ मंदिर का 228 किलोग्राम सोना गायब कर दिया गया है, जिसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। उनका यह भी कहना था कि मंदिर में सोने के घोटाले का मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता। वहीं इसके बाद वाराणसी पहुंचे शंकराचार्य ने एक बार फिर केदारनाथ मामले पर अपनी राय सामने रखी। उन्होंने कहा कि हम केदारनाथ की सोने की बात क्यों ना करें। देखिए, प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं बन सकता है। हमारे यहाँ शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का व्याख्यान किया गया है। बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के जहाँ नाम बताए गए हैं वहीं पर उनका पता भी बता दिया गया है। और ये कहा गया है जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम, पहले कहा सौराष्ट्र माने पता, उसके बाद कहा सोमनाथ। इसी तरह से केदारम हिमवत पृष्ठे, जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है। तो आप दिल्ली में कहाँ से ला के रख दोगे केदार को? जब पता साफ साफ बताया गया है कि ये यहाँ लोकेटेड है तो आप उसका लोकेशन क्यों बदलना चाहते हैं? क्यों जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं? आप भगवान के 1000 नाम है, किसी नाम से स्थापना करके पूजा करिए, लेकिन केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। भाई बहुत सारी राजनीतिक वजहें हैं। हमारे सभी जो हमारे धर्म स्थान हैं वहाँ पर राजनीति वाले प्रवेश कर रहे हैं और अब हमारे धर्म स्थान में जहाँ प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है, आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया। आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया है। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। कुठाराघात है और ये जो कोशिश की जा रही है कि केदारनाथ जी को ला करके हम दिल्ली में बैठा देंगे, शिफ्टिंग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। और आपको पता हो 2013 में जब वहाँ पर आपदा आई थी तो केंद्र सरकार ने उस समय और राज्य की सरकार ने ये प्रस्ताव किया था कि अब उस जगह पर पुनः निर्माण नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तबाही हो गई है। अब केदारनाथ के मंदिर को कहीं शिफ्ट कर देना चाहिए। कहाँ शिफ्ट किया जाए इस पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल बैठ गया था
तब हमारे गुरुजी महाराज उस समय विद्यमान थे, उन्होंने कहा था कि केदारनाथ के स्थान को बदलने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, केदारनाथ जहाँ हैं वहीं रहेंगे। जब इस बात को उस समय दृढ़ता से उठाया गया था, तब जा करके फिर वहीं पर फिर पुनर्वास का कार्यक्रम किया गया और आज वहीं पर केदारनाथ जी का दर्शन हो रहा है। तो ये कोशिश पहले से होती रही है कि वहाँ से केदारनाथ को हटा करके ऐसी जगह पे ला दिया जाए, उसी कोशिश का ये अंग है और इसीलिए इसका प्रबल विरोध किया जा रहा है और कड़ी किया जाएगा। ये नहीं हो सकता है, आप केदारनाथ के स्थान को नहीं बदल सकते। अरे भाई, सोना चोरी की बात आज की है? सोना चोरी की बात 1 वर्ष हो गया। 1 वर्ष से 228 किलो सोना पहले तो बताया गया था 320 किलो, बाद में फिर बताया गया 228 किलो, बाद में कहा गया कि नहीं 36 किलो, बाद में कहा गया कि 32 किलो, बाद में फिर कहा गया कि 27 किलो। लेकिन वो चाहे वो 320 किलो हो, चाहे 228 किलो हो, चाहे 32, 36, 27 किलो हो, चाहे 22 किलो हो, ये जितने भी फिगर अलग अलग समय में मीडिया के द्वारा छापे बताए गए, दिखाए गए, लोगों के द्वारा कहे गए, वो सोना है कहाँ? और अगर लगाया गया तो पीतल कैसे हो गया? आप काशी के रहने वाले पत्रकार बंधु हैं हमारे, काशी में आपके काशी विश्वनाथ हैं, उनके छत के ऊपर सोना मढ़ा हुआ है कितने वर्षों से, 100 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है। धूप लगती है, ताप लगता है, पानी बरसता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सोना जैसा का तैसा है। और केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगा। केदारनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहितों की चेतावनी। वहीं दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने भी विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी तो इस सरकार की ईंट से ईंट बचा देंगे। उठाई जाए, बद्रीनाथ केदारनाथ की जो महिमा है उसको महिमा बना रहने दिया जाए, उसके साथ विश्वासघात न किया जाए। और साथ ही यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनके रहने की सुविधा, यात्रियों की सुविधा, जो तीर्थ हित है, यात्री हित है, आम जो कर्मचारी हित है, यहाँ का जो व्यवसायी है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये सरकार बिल्कुल बड़ी चुनौती है हमारी। यहाँ का डीएम सुन ले, यहाँ का कोई अधिकारी सुन ले, मैं जो भी बात कहता हूँ मैं दावे के साथ कहता हूँ और कहीं मैं गलत नहीं कहता हूँ। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मेरी बात को सुन रहा है, मैं टेबल टॉप करने के लिए उसके साथ तैयार हूँ। आपने केदारनाथ में करोड़ों का घोटाला किया है, उसकी एक एक पाई का हिसाब इस केदारनाथ के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। यहाँ के रक्षक भैरवनाथी हैं, वो आपसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। आप इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मुख्यमंत्री धामी की सफाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर पर विवाद बढ़ने के बाद सफाई दी। उन्होंने कहा, कई जगहों पर प्रतीकात्मक मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन वे धाम का स्थान नहीं ले सकते। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं और कांग्रेस मुद्दा भी नहीं है, इसलिए बेवजह के मुद्दों को दूर देती है। जबकि उसमें पहले ही कह दिया गया है कि जो केदारनाथ धाम है वो केवल केदारनाथ नहीं हो सकता है। मंदाकिनी सरस्वती के तट पर उसके बीच में जो हमारा धाम है, जहाँ पूरे देश दुनिया की आस्था है, वही धाम है। अन्य स्थानों पर मंदिर बनते रहेंगे। दिल्ली के श्री केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट का स्पष्टीकरण। श्री केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट बुराड़ी ने इस विवाद पर सफाई दी। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला ने कहा, दिल्ली में केदारनाथ धाम नहीं बल्कि केदारनाथ मंदिर बनाया जा रहा है। दिल्ली में बन रहे इस मंदिर का उत्तराखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जो केदारनाथ धाम का मंदिर बन रहा है वो केदारनाथ का मंदिर बन रहा है, कोई धाम नहीं बन रहा। और इसको हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। और इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और ये जिस दिन इसका भूमि पूजन था उस दिन माननीय श्री पुष्कर धामी जी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए थे। हमने उनको वहाँ पे भूमि पूजन में बुलाया था। उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो एक हमारे निजी रिक्वेस्ट पे वहाँ पे आए थे। और इस ट्रस्ट का भी उत्तराखंड गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारा ट्रस्ट आपस में ट्रस्टियों के सहयोग से बन रहा है। काफ़ी ट्रस्टी हैं, अधिकतर लोग यहाँ पे उत्तराखंड के हैं जो इसमें ट्रस्टी हैं, वो लोग इसको बना रहे हैं। यही केदारनाथ धाम पहले इंदौर में
काफ़ी सालों से बना हुआ है और बद्रीनाथ धाम पहले बॉम्बे में बना हुआ है, जिसका उद्घाटन भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने किया था। और ऐसे ही वैष्णो देवी मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं, गोलजी देवता के मंदिर पूरे देश में बने हुए हैं। हमारे उत्तराखंड के हर गांव में आपको गोलजी का मंदिर मिलेगा और साईं बाबा के मंदिर, खाटू श्याम के मंदिर, सारे धाम और मंदिर बहुत जगह बने हुए हैं। एक राजनीतिक स्टंट है, बाकी कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ एक केदारनाथ का मंदिर। दरअसल केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को वर्ष 2022 में स्वर्ण मंडित किया गया था। उस दौरान भी तीर्थ पुरोहित समाज ने आरोप लगाया था कि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की जगह तांबा लगाया गया है, जिसके बाद आंदोलन किया गया, लेकिन यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। सरकार की ओर से कभी इस मामले में बयान जारी नहीं किया गया। हालांकि बीकेटीसी ने इस मामले में जरूरी बयान जारी किया था। समिति का कहना था कि श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अधिनियम 1939 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप ही दान स्वीकारा गया और गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए बाकायदा शासन से अनुमति ली गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में यह कार्य किया गया। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।